Hello all, this is Ranu Khandelwal. Welcome to my channel Swadhyay Classroom. Today we will continue our chapter 2 for class 10th in economics section sectors of Indian economy. जैसा कि आप इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं कि इंडियन इकोनॉमी को हमने कुछ 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्ची। और इन्हीं सेक्टर्स को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने हमारी इकोनॉमी को कुछ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में भी डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम आती है आपकी नरेगा, जिसके थ्रू 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट किसी भी पर्सन को दिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट किस तरह से काम होता है। आप इन दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं कि एक पूरा ऑफिस बना हुआ है जिसमें लोग काम कर रहे हैं, तो ये एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। और एक ये लेडी जो वर्क कर रही है अपने घर में, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स होते हैं। Organized sectors में the terms of employment are regular, so people have assured work। यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का जो टर्म्स हैं, जो भी आपको कंडीशंस रखी जाती हैं, वो सेम होती हैं और इसी वजह से लोग यहाँ पे काम करते हैं। रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन इन वेरियस लॉज, और अलग अलग लॉज में दिए हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि किसी भी वर्कर को किस तरह से काम करना है, उसके वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, कितना उसको सैलरी मिलती है या अदर उसको और अलाउंसेस कितने मिलते हैं, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू दिए जाते हैं। हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स, और इसमें सिलेक्शन के कुछ फॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं और जिनके प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं या कुछ इंटरव्यू बेसिस पे, और कुछ लोग आपको अपने आपके एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपको जॉब ऑफर कर देते हैं। इस एम्प्लॉयमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं वो हैं बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। यहाँ पे आपको पेड लीव मिलती हैं, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज मिल जाता है, प्रोविडेंट फंड जिसे हम पीएफ भी कहते हैं, ग्रेच्युटी अमाउंट होता है, आफ्टर रिटायरमेंट आपको ये अमाउंट मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। इस वर्कर्स गेट पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद भी आपको कुछ अमाउंट गवर्नमेंट के थ्रू या आपके उस ऑफिस के थ्रू दिया जाता है, जिसे हम पेंशन कहते हैं। तो फॉर अ फ्यूचर सेफ्टी आपको ये ऑर्गेनाइज जॉब आपकी फॉर अ फ्यूचर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे जॉब्स आते हैं जो बहुत ही छोटे और स्कैटर्ड लोगों के थ्रू किए जाते हैं और लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, और इन पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलो, इनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं किए जाते। और यहाँ पे जो जॉब होता है वो बहुत लो पेड होता है, मतलब सैलरी इतनी अच्छी नहीं मिलती और वो भी रेगुलर नहीं है। अगर आपने कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, अगर आपने लीव भी ले लिया, तो आपको फिर रेगुलरिटी से आपकी सैलरी नहीं मिलेगी। और डिसएडवांटेज फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, यहाँ पे जो आपका डिसएडवांटेज है वो ये है, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडे लीव ड्यूरिंग टू सिकनेस। आपका जो अनऑर्गेनाइज जॉब होता है उसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत, या एक एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो होती है कि यहाँ पे ओवर टाइम अगर आप कर रहे हैं तो कोई भी आपको ओवर टाइम का अमाउंट नहीं मिलेगा, आपको पेड लीव नहीं मिलेगी, आपको हॉलीडे या फिर आपकी बीमारी पे कोई छुट्टी, ये सब प्रोविजंस यहाँ नहीं होते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, अगर आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी सिक्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, सम पीपल कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव द जॉब। जैसे कि फार्मर्स हैं वो अपना खुद का काम करते हैं और उसके लिए वो जॉब लेबर्स को हायर करते हैं, किराए पे लेबर्स रखते हैं, मजदूर जिसे हम कहते हैं, और वो भी तब जब उन्हें जरूरत होती है। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जहाँ वर्कर्स को बहुत डिसएडवांटेजेस हैं, तो वहाँ आप वर्कर्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए सेटिंग अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन सेमी रूरल एरियाज। कुछ सेमी रूरल एरिया जो मतलब थोड़े कम गरीब एरियाज हैं, वहाँ पे आपको सेमी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डालनी चाहिए, छोटे लेवल की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ताकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इम्प्लीमेंटिंग मैनी प्रोग्राम सच एज नरेगा 2005,
नरेगा 2005 के जैसे ही और प्रोग्राम्स वहाँ पे आपको चलाने चाहिए। क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन सर्विस सेक्टर, स्कूल्स, टूरिज्म, हॉस्पिटल्स, और जो नॉर्मल सर्विस सेक्टर्स हैं जिनकी सबको ज़रूरत पड़ती है उनमें नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी चाहिए। अलाउ क्रेडिट्स एट अ लोअर रेट, और आपको किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए अगर किसी क्रेडिट या लोन की ज़रूरत है तो वो बहुत कम रेट पर आपको मिले, ताकि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। ये तो आपका था सेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब अगर हम बात करते हैं ओनरशिप की, तो ओनरशिप में आपके जो सेक्टर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर एंड सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर। Public sector is organized by government, provides facility to the workers like fixed employment, fixed working hours. Main aim is to provide public welfare. यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं उसका मेन एम क्या होता है? सबसे मेन तो ये गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जाता है। ये आपको पूरी फैसिलिटीज देता है जिसके थ्रू आपको फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फिक्स वर्किंग आवर्स हैं, आपके काम करने के जो टाइम है वो पूरा फिक्स किया हुआ है, आपका एम्प्लॉयमेंट फिक्स है, आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, क्या अलाउंसेज होंगे, ये सब फिक्स किया गया है। मेन एम इज़ टू प्रोवाइड पब्लिक वेलफेयर, और सबसे मेन जो इसका एम है वो है कि पब्लिक वेलफेयर, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। फॉर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर आर इंडियन रेलवे, हॉस्पिटल्स, पार्क, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। और ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक सेक्टर के, जो हम सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू जो सेक्टर्स चलाए जाते हैं उन्हें हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। Some examples public sector services by the government are Indian Railway, Post Office, Bank एंड हॉस्पिटल्स। ये आपके ऐसे सर्विसेज सेक्टर हैं जो पब्लिकली गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं और इनसे पब्लिक का वेलफेयर किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल डज नॉट प्रोवाइड फिक्स एम्प्लॉयमेंट एंड फिक्स वर्किंग आवर्स टू वर्कर्स। प्राइवेट सेक्टर्स हम उसको कहते हैं जो लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू नहीं चलाया जाता है, ये किसी इंडिविजुअल का खुद का सेक्टर होता है और यहाँ पे ना तो कोई फिक्स आपका वर्किंग आवर है और फिक्स एम्प्लॉयमेंट है। मेन एम इज़ टू मेक मैनी प्रॉफिट्स फॉर देमसेल्व्स, और यहाँ पे जो इनका मेन एम होता है वो खुद के लिए ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट को बनाना होता है। इसके एग्जांपल्स हैं आपके बिरला कंपनी, रिलायंस एक्सेट्रा। बिरला एंड रिलायंस इसका सबसे मेन एग्जाम्पल है। प्राइवेट सेक्टर की ये बहुत बड़ी दो कंपनियां हैं और ये आपको प्राइवेटली या इंडिविजुअल्स के थ्रू जॉब ऑफर करती हैं। क्वालिटीज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे आपका जो पब्लिक सेक्टर आता है उसकी कुछ क्वालिटी हैं। फर्स्ट इज़ जॉब सिक्योरिटी, जनरस बेनिफिट्स, मोर रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर। आपकी जो जॉब है वो सेफ़ है, आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं और सबसे अच्छा है कि आपका जो एटमॉस्फेयर मिलता है वो बहुत ही रिलैक्सेबल है। क्वालिटीज़ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन एज द कंपनी ग्रो। यहाँ पे कंपनी अगर आगे आगे बढ़ेगी तो आपके प्रमोशन की भी पूरी गारंटी या अपॉर्चुनिटीज़ आगे होती हैं। दीज जॉब्स टेंड टू पे हायर, यहाँ पे आपकी ये जो जॉब है ये टेंड मतलब जैसे जैसे इनमें काम बढ़ता है ये लोगों को हायर सैलरी अपॉइंट करते हैं। मोर प्रेस्टिजियस एंड द प्राइवेट सेक्टर इज सपोजली मोर एफिशिएंट, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं अगर प्रेस्टिजियस हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा वर्क भी देते हैं। लेस ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि यहाँ पे लोगों का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होती। तो ये प्राइवेट सेक्टर्स की कुछ क्वालिटीज़ हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ एनी क्वेरी occurs, please message me and comment me in the comment section. Thank you. Have a nice day and please like and subscribe my channel.